हे एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1 माइक्रोकूलम कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर्स। सबसे पहले कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल्स टू Q बाय V होता है। Q कितना गिवन है 1 कूलम अपॉन V यानी कि 110। सो विच मीन्स हमसे क्या पूछा गया है, 1 माइक्रोफेराड के कितने कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो हमें पता है जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है ओवरऑल का, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, जितने भी ये होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विच मीन्स अगर हम ओवरऑल C निकाल रहे हैं तो वो कितना होगा N इंटू C1 यानी कि ये जो 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है वो। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, कितने जोड़ना है, विच मीन्स हमें N निकालना है। सो N इंटू 1 माइक्रोफेराड एंड यहाँ पे उसके बाद कैपेसिटेंस टोटल कितनी गिवन है 1 बाय ये हो जाएगी, अभी हमने निकाला C इज इक्वल्स टू Q बाय V से। तो अब यहाँ पे देखो ये माइक्रोफेराड का मतलब क्या होता है इंटू 10 टू द पावर -6, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि अब मेरी N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/110 इंटू 10 टू द पावर -6। ये नीचे आ जाएगा बिकॉज ये यहाँ पर था तो नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, विच मीन्स 10 टू द पावर 6 अपॉन 110। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 110। अब देखो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये कुछ 9 वाले टर्म्स में ही आएगा। तो सबसे पहले तो ये 3 कैंसिल करेंगे तो 11 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, देन अगेन ये आएगा। सो यहाँ पे एक 0 भी आएगा, देन 9 एंड देन अगेन 0। सो 9090 C हमारा ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट पूरे डिवाइड करके भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ऐसे चेक कर सकते हो आराम से, बिकॉज सबसे पहले 100 से करा तो 11 9 सा होता है 99, 1 फिर एक कैरी लेंगे 0 आएगा नीचे, तो उसके लिए हमें एक 0 इंसर्ट करना ही पड़ेगा। सो 9090 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पैरेलल है इसीलिए बहुत सिंपल है। पैरेलल में हमें पता है कि डायरेक्ट जोड़ा जाता है उन्हें, इसीलिए हमने n कंसिडर कर दिया कि n इज़ द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जिनको हमें पैरेलल में जोड़ना चाहिए। नाउ वील मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ अ चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W। इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q द स्टोर्ड एनर्जी विल बी। यहाँ पे आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू QV। और उसके बाद यहाँ पे हमें बिकॉज कैपेसिटेंस गिवन है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे, हम ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे हाफ इंटू Q² बाय C, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या दी हुई है कैपेसिटेंस C गिवन है एंड इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं W से। तो अब यहाँ पे पूछा गया है अगर हम Q को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। Q को जब हम डबल करेंगे 2Q कर दे रहे हैं तो ये कैपिटल Q लिख लेते हैं। सो 2Q कर रहे हैं विच मीन्स ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो विच मीन्स 4W। आप करके भी देख सकते हो, हाफ इंटू 2Q का होल स्क्वायर अपॉन C, यही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 तो ये बाहर आ जाएगा, सो हाफ इंटू 4Q² बाय C। 4 आगे ले लो और ये जो ओवरऑल वैल्यू थी ये किसकी थी, हाफ इंटू Q² बाय C किसकी थी W की, विच मीन्स कितना हो गया हमारा 4W। सो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। एक्सप्लेनेशन जब हम देते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जब ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z इज इक्वल्स टू 50। Z आपको पता होगा एटॉमिक नंबर होता है, ऑफ रेडियस, रेडियस भी हमें गिवन है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q बाय R। यहाँ पे अब Q कैसे निकालेंगे, Q यानी कि जो चार्ज है उसके न्यूक्लियस पे, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू हमें पता है N इंटू E। N क्या होगा यहाँ पे, N होगा हमारा 50। 50 क्यों होगा, बिकॉज अगर उसका एटॉमिक नंबर 50 है तो उससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, सो इसीलिए 50 इंटू E। अब E हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, अपॉन R आता है, R यानी कि डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है, सो 9 इंटू 10 टू द पावर -15
अब आप सोचोगे मैंने -15 क्यों लिखा, यहाँ तो -13 है, बिकॉज ये हमें गिवन है सेंटीमीटर में, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में। जब आप इसे चेंज करोगे मीटर में तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच मीन्स वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻15। अगेन ये 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 देन इंटू 50, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 9 × 10⁻⁻15 आ गया है। 9 से 9 कैंसिल कर दिया, देन इन दोनों को अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 विच मीन्स 24 ये हो जाएगा। देन 24 यहाँ पे कितना है -19, देन हो जाएगा 24 - 19, तो 24 - 19 कितना हो जाएगा, सो ये आ जाएगा हमारा 10⁵। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 50 × 1.6 × 10⁵, तो ये एक ज़ीरो हटा देंगे यहाँ पे से, 5 × 16 आ जाएगा इंटू 10⁵। 16 × 5 कितना होता है, 80 होता है, सो 80 × 10⁵, सो कितना हो गया 8 × 10⁶, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्क्रीन भी छोटी है तो कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग रहा है, बट जब आप ये कैलकुलेशन खुद करोगे ना तो बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि 9 तो अपने आप ही कैंसिल हो गए, सिर्फ आपको 10⁻⁴ वाला देखना है। 16 × 5 आपको पता है कितना होगा, 80 होगा। देन 8 के फॉर्म में ही हम हमेशा लिखते हैं, इसीलिए 8 के फॉर्म में वो आ जाएगा, तो इसीलिए बहुत सिंपल आपको पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे से भी आप देख सकते हो कि 9 तो नहीं आएगा, क्योंकि 16 × 5 अगर करोगे तो कुछ 8 के फॉर्म में ही आएगा। 80 नहीं है क्योंकि वहाँ पावर भी बड़ी है, 9 वोल्ट होगा नहीं, तो डायरेक्ट भी आप बी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी लिया था, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था जहाँ पे यूनिट पूछी गई थी पोलराइजेशन की। वहाँ पे मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन की जो यूनिट आएगी वो होती है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, विच मीन्स ये क्या होता है हमारा पोलराइजेशन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर नहीं है विच मीन्स क्या होगा, पोलर होगा। अब ये तो आप खुद ही बता सकते हो कि इनमें से पोलर कौन सा होगा। पोलर हमारा कौन सा होगा, H2O। H2O हमारा पोलर क्यों होगा ये भी आपको पता होगा। पोलैरिटी कब जनरेट होती है, जब पार्शियल चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं H2 की बात करूँ, जितना इलेक्ट्रॉन इधर को पुल करेगा उतना ही ये भी करेगा, विच मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है कितना है, 0 है। जहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट हमारा कितना आ गया, 0, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, विच मीन्स वहाँ कोई भी पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी कहाँ पर होगी, जहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम O2 देखें तो यहाँ पे भी अगेन वही केस है, जितना इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल करेगा उतना ही ये भी करेगा, विच मीन्स अगेन यहाँ पे 0 हमारा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। सिमिलरली CO2 में भी जितना इधर को पुल कर रहा है उतना इधर को भी पुल कर रहा है, कितना आ गया, 0 आ गया। बट दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ H2O, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से फिगर बनता है। एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए इनका जो शेप होता है वो भी डिफरेंट आता है हमारा, एंड यहाँ पे पोलैरिटी होती है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, आपको पता होना चाहिए नॉन पोलर क्या है, जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, पोलर क्या होगा, जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग यू वुड प्रेफर, या फिर व्हाट वुड यू प्रेफर। तो यहाँ पे ना हम क्या कहेंगे कि वील रिमेन इन द कार। ऐसा क्यों होता है, कार क्या है, एक कंडक्टर है, एक हॉलो कंडक्टर है, रादर आई वुड से हॉलो कंडक्टर है। एक हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है ना वो उसके आउटसाइड ही रिसाइड करता है। अगर लाइटनिंग हो रही है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ना आए क्योंकि हमें शॉक लगेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज हम चाहते हैं बाहर ही रहे, इसीलिए हम कार के अंदर रहेंगे, क्योंकि वो एक हॉलो कंडक्टर है। अगर वो एक हॉलो कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ आएगा, कार के बाहर ही रहेगा, हम पे नहीं आएगा, तो वील स्टे प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए वी विल रिमेन इन द कार। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, when the separation between two charges is increased the electric potential energy। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R², विच मीन्स ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन पे है डिस्टेंस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये हम इंक्रीज़ कर रहे हैं विच मीन्स यू डिक्रीज़ करना चाहिए।
यही देख के कई लोग आंसर क्या कर देंगे, बी डिक्रीज, बट इसका आंसर बी डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये और चीज़ों पे भी तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा Q1 Q2, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये सोलली R² पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों चार्जेस सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, विच मीन्स ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इंक्रीज करेगा तो यू डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर जो चार्जेस हैं वो सेम है, उस केस में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी। बट अब यहाँ पे सपोज ये मेरा पॉजिटिव है एंड ये वाला मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। अगेन ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, या तो ये डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज कर रही है बट नेगेटिव में। नेगेटिव में डिक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। इवन अभी जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, वैसे तो आई गेस वो टॉपिक आपका कट गया है, बट अगेन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी नेगेटिव में डिक्रीमेंट होता है उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। इसीलिए अगर जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिटली साइंड हैं या फिर ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो यू की वैल्यू डिक्रीज तो कर रही है बट नेगेटिव में, विच मीन्स वो इंक्रीज कर रही है। इसीलिए जो आंसर है वो क्या होगा हमारा, डी में इंक्रीज और डिक्रीज। सिर्फ दो सेम चार्जेस को देख के डिक्रीज मत कराना, मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड फील्ड इज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है एक डायपोल की क्या होती है, -PE cos थीटा होती है। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना बिकॉज बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको ये। अब यहाँ पे देखो, हम हर केस में क्या कह रहे थे, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, यही कर रहे थे हम अभी तक। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन भी तो है, इसको भी तो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज ये माइनस साइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लिया, वहाँ पे भी उसने आंसर चेंज कर दिया सिर्फ माइनस साइन की वजह से, यहाँ पे भी चेंज होगा। यहाँ पे जब ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी तब आएगा हमारा मिनिमम। ये ऐसा क्यों होगा, कॉस थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारी यू क्या होगी, -PE। 0 से छोटा होता है ना कोई भी नेगेटिव टर्म हम ले लें 0 से, तो वो छोटा ही होता है, इसीलिए ये वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो यही तो होगी ना हमारी मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू, ना कि 0। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, किस केस में होती है, जब एंगल कितना होता है 0 डिग्री, विच मीन्स हमारा जो थीटा है वो कितना आ गया 0 डिग्री। तो ए ऑप्शन 0 हमारा सही होगा। अब देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, u इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा, तो u आना चाहिए 0, cos थीटा की वैल्यू ले लेते 0। cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, ये 0 तब आती है जब हमारा एंगल हो 90 डिग्री यानी कि π/2। तो हमारा थीटा कितना आता है इनका 90 डिग्री, विच मीन्स जो भी ऐसा कुछ कर रहे होते वो सी ऑप्शन को करेक्ट कर देते। बट हमारा जो आंसर है वो क्या है 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म 0 से भी छोटा होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल यानी कि इक्वल पोटेंशियल, जहाँ पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम हो। सपोज ये मेरा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे ले लूँ, इस पॉइंट पे ले लूँ, इस पॉइंट पे ले लूँ, किसी भी पॉइंट पे ले लूँ, जो पोटेंशियल है वो v ही रहेगा। पोटेंशियल सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल v1 है, यहाँ पे पोटेंशियल v2 है, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है v2 - v1, तो ये तो दोनों सेम है ना, विच मीन्स v - v, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है, तो डेल v 0 है। ये कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दे रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता के चल रही हूँ। सो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अगर ये मेरा 0 है तो ये W भी तो 0 आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो भी कितना होगा 0 होगा। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं।
तो ये परपेंडिकुलर है, विच मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सो ए 90 डिग्री ऑलवेज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, जहाँ पे के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। तो डी ऑप्शन हमारा फॉर्मूला देख के ही करेक्ट हो गया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ए है टाइप ऑफ मेटल, कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है वो। देन थिकनेस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। सी पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, यहाँ पे कहीं पर भी हमें वी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, विच मीन्स पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी लोगों को, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है, विच मीन्स पोटेंशियल पे तो डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो वहाँ पे तो कहीं पर भी वी नहीं आ रहा है ना, विच मीन्स उस केस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैंने आपको पहले बताया है, 2 एप्सिलॉन नॉट कब होता है, जब सिर्फ एक शीट ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स ले रखी हैं, तो उनके बीच में कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहीं पर भी क्या डी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नहीं कर रही है, विच मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करने को दे दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम सी देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी होता है, तो मे बी कुछ लोग उतने अच्छे से क्वेश्चन ना पढ़ें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बी वाला ऑप्शन सही कर दें। तो ऐसा नहीं है, अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है तो उसी का फॉर्मूला देख के चेक करो, तो यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू नॉट या फिर टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट डाउन, एंड आई एम नॉट गेटिंग टाइम एट ऑल आजकल, बिकॉज आई एम ऑल्सो शूटिंग फॉर अनअकैडमी व्लॉग चैनल, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो, बट आई ट्राई कि जितनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं यहाँ पर भी पोस्ट कर सकूँ मैं करूँ। सो दैट्स ऑल, डोंट फॉरगेट टू like this video, share it with your friends, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe, and thanks for watching.